सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको बता दूं कि जिस हिसाब से ज्योति मौर्य का केस हुआ था, सेम ऐसा ही एक केस उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुआ। अब क्या कुछ हुआ था इसकी पूरी कहानी मैंने अपने दूसरे चैनल पर सुना दी है। चैनल का नाम है प्रखर ठाकुर और लिंक डिस्क्रिप्शन पे और बाकी जगहों पे मैं दे दूंगा। और कई लोगों का सवाल था कि मैंने दूसरा चैनल क्यों बनाया और अगर सुना नहीं था तो इसी पे सुना देता। तो कई आप लोगों की शिकायतें थी और आप लोगों की जो शिकायतें हैं बड़ी वाजिब हैं, जैसा कि एड्स बहुत आते हैं, दूसरा कि यहाँ पे कहानी कुछ ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इन्हीं दोनों समस्याओं को दूर करने के लिए मैंने दूसरा चैनल बनाया, क्योंकि मेरे पास कोई मैनेजिंग टीम है नहीं और ऐड को मैनेज करना कि कितने मिनट पे लगाना है, क्या करना है, ये तमाम चीज़ें थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है। तो मैं मोनेटाइजेशन ऑन कर देता हूँ। अब कंपनी जो है यूट्यूब की अपने हिसाब से ऐड वगैरह लगा देती है, तो कभी कभार बहुत ज़्यादा लगा देती है, कभी कभार बहुत कम। अब कोई मैनेजर होता, कोई टीम होती तो अपने हिसाब से बैठ के लगाती कितने मिनट पे या फिर इतने ऐड होने चाहिए। इसलिए मैंने दूसरा चैनल बनाया। हालांकि मोनेटाइजेशन वगैरह सब सही है, उसका सब्सक्राइबर भी 3500-3600 समथिंग है, सारी चीज़ ठीक है, लेकिन मैंने उसका मोनेटाइजेशन ऑफ किया है ताकि आप लोग बिना ऐड के, बिना किसी रुकावट के 10 से 12 मिनट में पूरी कहानी देखें और पूरी कहानी समझ जाएँ। ये चीज़ें यहाँ भी कर सकता था, लेकिन फिर रोज़ी रोटी कैसे चलेगी, तो दोनों चीज़ें देखनी है। तो दूसरा चैनल आप लोगों के डिमांड पे, जिनको शॉर्ट में और बिना ऐड के देखना है वो उस पर देख सकते हैं, और जिनको डिटेल में चाहिए वो इस पर देख सकते हैं। दोनों ही हिसाब से वीडियोज़ आएंगे और डेली आएंगे। तो मुझे लगा इसी बहाने बता देना चाहिए, और साथ ही उस कहानी को आप लोग ज़रूर सुनिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी कहानी। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी इतनी अजीब है, इतनी हैरान करने वाली है कि कहीं ना कहीं आपको पूरी कहानी सुना भी दूंगा, पूरी कहानी आप समझ भी जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद फिर आपके मन में इतने डाउट, इतने सवाल, इतनी चीज़ें रह जाएंगी जिनका ना कोई जवाब है और शायद ही इनका जवाब कभी मिल पाए, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो इतनी पुरानी हो गई हैं कि पुलिस वाले भी ना उतना दिमाग लगाएंगे, ना इतनी कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे भी तो भी कोई गारंटी नहीं कि मिले या ना मिले, क्योंकि चीज़ें ही ऐसी हैं जो आपको धीरे धीरे पूरी कहानी में समझ में आएगा। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा में एक गांव हबीबपुर, और इसी गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार के रहने वाले जो लोग थे उसमें एक 23 साल की लड़की पिंकी, उसकी माँ, बाकी परिवार वाले। 2 मंजिला बढ़िया मकान था, सारे लोग ठीक ठाक तरीके से रहा करते, परिवार में ठीक ठाक पैसा था, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। इधर जो पिंकी थी उसकी शादी लग गई थी इसी दिसंबर महीने में, जो आने वाला है, इसी दिसंबर महीने में पिंकी की शादी थी। तो शादी की वजह से पूरे परिवार भी एकदम जी जान से शादी की तैयारों में जुटे हुए थे। शॉपिंग हो रही थी, बाकी खरीदारी हो रही थी, जो कार्ड वगैरह थे वो भी छप रहे थे, तैयारी एकदम जोर पे। एक और बहन थी, उसकी शादी हो चुकी थी, बची पिंकी थी, तो आखिरी बहन तो उसकी शादी और जोर शोर से। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, सारे लोग आराम से घर में प्यारपूर्वक रह रहे थे। लेकिन इसी बीच अभी पिछले संडे की बात है, जो संडे अभी बीता, इसी संडे को, सैटरडे को सारे लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद 2 मंजिला बढ़िया मकान, तो ग्राउंड फ्लोर पे जो पुरुष थे वो सो गए, और जो फर्स्ट फ्लोर था, उस फर्स्ट फ्लोर पे पिंकी की माँ, उसकी बहन और बहन की छोटी सी बेटी, ये 4 लोग सो जाते हैं। सोने के बाद रात भर आराम से सोते हैं। सुबह होती है, सुबह होने के बाद जैसे ही माँ और बहन उठती है, तो उठने के बाद जो कुछ देखती है, उसे देखने के बाद उन लोगों का कलेजा फट जाता है। दरअसल पिंकी वहाँ पे लहूलुहान एकदम कटी फटी सी पड़ी हुई थी। अब ये चीज़ जैसे ही पिंकी की माँ और बाकी लोग देखते हैं, देखने के बाद एकदम बदहवास घर के मर्दों को बुलाया गया। सारे लोग भागे भागे आते हैं। आने के बाद वो भी देखते हैं कि पिंकी बुरी तरीके से घायल है, उसके शरीर से खून निकल रहा। देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे पिंकी की सांसें बची भी हैं या नहीं। अब ये तमाम चीज़ जब देखते हैं, फ़ौरन पिंकी को उठाते हैं। उठाने के बाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेके निकलते हैं। निकलने के बाद तब तक चूँकि किसी की गाड़ी आई, और निकलने से लेके जब गाड़ी में उसको डाला गया तो पूरा खून बह रहा था। तो इसी दौरान पड़ोसियों की भी नज़र पड़ गई, पड़ोसी भी भागे भागे पहुँचे। इधर जब पिंकी को लेके हॉस्पिटल जाया गया, इस उम्मीद में कि पिंकी बचा ली जाएगी, हॉस्पिटल पहुँचने के बाद पता चला पिंकी तो मर चुकी है, और इसको मरे घंटों बीत चुके हैं। इतना होने के बाद पिंकी के जो घर वाले थे, पिंकी की लाश को घर पे लेके आ जाते हैं। आने के बाद इस उम्मीद में कि चलो अब अंतिम संस्कार की तैयारी करें, लेकिन इसी बीच गांव में से किसी ने
पुलिस को फ़ोन कर दिया। अब पुलिस को फ़ोन गया कि एक लड़की इस हिसाब से घर में घायल अवस्था में। सुबह उसके गार्जियन उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जाने के बाद जब लौट के आते हैं तो पता चलता है कि लड़की मर गई। तो ये चीज़ें देखने के बाद थोड़ा सा पुलिस वालों को भी डाउट, गांव वालों को भी डाउट। पुलिस की टीम भागी भागी पहुंची, फ़ौरन उस बॉडी को अपने कब्जे में लिया। ये हुआ कि बॉडी का पहले पोस्टमार्टम होगा, फिर अंतिम संस्कार होगा। इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिर परिवार वालों से पूछताछ कि क्या हुआ था, ऐसी चोटें कैसी लगी, कौन आया था, क्या नहीं हुआ था। अब ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वाले परिवार वालों से पूछते हैं तो परिवार वाले कहते हैं, खासकर जो माँ और बहन थी, कि हम लोग सो रहे थे, सुबह सो के उठ के देखते हैं तो पिंकी के शरीर पे किसी ने मारा था, पिंकी के शरीर से खून निकल रहा था। हम हॉस्पिटल लेके गए, लेके आने के बाद देखते हैं तो पिंकी पता चलती है कि मर चुकी है। फिर हम अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। अब ये चीज़ जब परिवार वाले बताते हैं और पुलिस वाले सुनते हैं तो सुनने के बाद कहीं से भी यकीन करने का कोई मायना बन ही नहीं रहा था कि एक परिवार है, परिवार में एक लड़की सो रही है, कोई आता है, आने के बाद इस हिसाब से मारता है, मारने के बाद कत्ल कर देता है। घर में किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। सुबह हुई, सुबह होने के बाद फिर लेके हॉस्पिटल गए, वहाँ पता चला कि लड़की मर चुकी है। फिर जब लड़की मर चुकी है, लड़की का किसी ने कत्ल कर दिया, तो एक तो परिवार वालों में से किसी ने कातिल को देखा तक नहीं, ये भी लगभग नामुमकिन। और दूसरा, अगर नहीं भी देखा तो फिर इन्होंने कानो कान खबर क्यों नहीं की, किसी को इत्तला क्यों नहीं की, पुलिस के पास क्यों नहीं गए। अब ये दो सवाल ऐसे थे जो पुलिस वालों के जहन में घूम रहे थे। पुलिस वालों को अब कहीं ना कहीं डाउट होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मामला ऑनर किलिंग का हो, यानी घर वालों ने ही पिंकी को मारा हो, मारने के बाद ड्रामा करते हुए हॉस्पिटल लेके गए हो, वहाँ पता चला हो कि लड़की मर चुकी है, तो फिर गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार की तैयारी। अब ये डाउट जब पुलिस वालों के मन में हुआ तो पुलिस वालों ने अपने जांच पड़ताल का जो पूरा दायरा था, उस घर वालों में जितने लोग थे, चाहे उसकी माँ, चाहे उसकी बहन, बाकी और लोग, उन सब के इर्द गिर्द घुमा दिया। सबसे पहले क्राइम सीन को बाकायदा चेक किया। तो क्राइम सीन देखने के बाद और ताजुब कि अगल बगल कमरे हैं, कमरों में एक तरफ पिंकी सो रही, दूसरी तरफ बहन सो रही, वहीं माँ सो रही। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आए और कत्ल करे और कत्ल करके चला जाए और किसी को भनक तक नहीं। अगर किसी ने पिंकी को मारा किसी भारी चीज़ से, उसका सर फटा, खून निकला, तो क्या पिंकी चीखी नहीं होगी? और अगर पिंकी चीखी होगी तो इन लोगों ने चीख सुनी कैसे नहीं? तो बस यही सवाल पुलिस वाले अब जब सोचते हैं तो परिवार वालों से जब पूछताछ करते हैं तो परिवार वालों ने जितनी बार पूछा गया सेम जवाब दिया कि साहब हम लोग सो रहे थे, सुबह उठे, उठने के बाद फिर देखा तो पिंकी मरी पड़ी थी। लेकिन ये सवाल अब पुलिस वालों को हजम हो नहीं रहा। पुलिस वाले फिर पूछ रहे हैं, परिवार वाले फिर यही जवाब दे रहे हैं। आलम यह था कि शक्ति बरत नहीं सकते थे क्योंकि उन्हीं के घर का मामला था, और बताने का लहजा, सारी चीज़ें ऐसी थी कि लग भी नहीं रहा था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगर झूठ नहीं बोल रहे हैं तो ये चीज़ें पॉसिबल कैसी हैं? ये भी नहीं हो सकता। यानी अब पुलिस वाले खुद ही कंफ्यूज हो गए। कितने दिन का अनुभव है कि बातों से तो लग रहा है कि ये लोग सही बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अगर झूठ नहीं बोल रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल कैसे है कि कोई आए, घर में कत्ल करे, लड़की चीखे, चिल्लाए, तड़प के मर जाए, और घर में इतने लोग सो रहे हैं, किसी को खबर तक नहीं। उसके बाद जब पुलिस वालों को ये लगा कि परिवार वाले ऐसा मुंह नहीं खोलेंगे, तो फिर पुलिस वालों ने उस घर को बाकायदा चेक किया कि अगर मर्डर किया गया होगा तो मर्डर करने के बाद चूँकि किसी भारी चीज़ से मारा गया है तो खून की छींटे निकले होंगे, और ऐसे मामलों में कितनी भी सफाई से कत्ल किया जाए, खून के छींटे किसी न किसी के ऊपर पड़े होंगे, खासकर जो कातिल होगा उसके ऊपर तो ज़रूर पड़े होंगे। तो इसीलिए परिवार वालों के ऊपर पुलिस वाले जब जांच पड़ताल करते हैं, खासकर उनके कपड़ों को, उस पूरे घर को, अलग अलग वाशरूम में पड़े कपड़ों को, सबकी अलमारियों को चेक करते हैं, कोई भारी चीज़ घर में थी तो उसके बारे में पता करते हैं, घर के आजू बाजू चेक करते हैं कि कोई ईंट, पत्थर, लोहा, ये सारी चीज़ें मिल जाए। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि पूरे घर को बाकायदा चेक तो किया गया, सबके कपड़े भी देखे गए, सबके हाथों को देखा गया, सबके नाखूनों के अंदर का सैंपल देखा गया। लेकिन बड़े ताजुब के साथ ये भी हुआ कि किसी के कपड़ों पे ना कोई ऐसा दाग मिला, ना ही कोई ऐसा क्लू मिला, ना ही वहाँ पे कोई ऐसी भारी चीज़ मिली जिससे ये प्रूफ हो सके कि इस मर्डर में परिवार वालों की थोड़ी भी इन्वॉल्वमेंस थी। यानी अब अजीब केस कि घर में ही कत्ल हुआ, कातिल अगर बाहर से आया तो परिवार वालों को खबर कैसे नहीं लगी? बल्कि परिवार वाले खुद कह रहे हैं कि हम एकदम जहाँ क्राइम सीन है उससे 10 कदम की दूरी पे भी नहीं थे, 2 या 3 कदम की दूरी पे थे।
उसके बाद अगर परिवार वालों को भनक नहीं लगी तो इसका मतलब है कि परिवार वाले मिले हुए थे, और अगर मिले हुए थे तो परिवार वालों के खिलाफ कोई सबूत मिल क्यों नहीं रहा। अब ये तमाम सवाल जब पुलिस वालों के जहन में आता है, पुलिस वाले फिर से जांच पड़ताल करते हैं, फिर से आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, परिवार वालों से पूछताछ करते हैं। कभी बहन से कहते कि तुम्हारी माँ ने मुंह खोल दिया, फिर माँ से कहते कि बहन ने मुंह खोल दिया। यानी हर तरीका जब अपना लेते हैं और कहीं से भी कोई ऐसा क्लू, कोई ऐसी चीज़, इधर फॉरेंसिक की टीम है उसको भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले एक तरह से अपने ही जाल में उलझ रहे थे। एक बार जहाँ ये मामला लग रहा था कि बेहद सिंपल ऑनर किलिंग का है, वहीं ये मामला बेहद पेचीदा मर्डर हो चुका था। अब पुलिस वालों को जब कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखा और उन्हें लगा कि हो भी सकता है कि घर वाले सही कह रहे हो, तब उन्होंने अपनी जांच पड़ताल का जो दायरा था वो फिर गांव वालों में भी बढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले गांव वालों को अपने भरोसे में लिया, अपने मुखबिरों को एक्टिव किया। उसके बाद जब गांव वालों से इस पूरे परिवार की कुंडली खंगाली गई, तो कुंडली खंगालने के बाद एक ऐसी और चीज़ पता चली जिसे सुनने के बाद पुलिस वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल पुलिस वाले तलाश करने गए थे एक कातिल की, और उन्हें 1 साल पहले हुए एक और कत्ल के बारे में पता चलता है जो पुलिस के रिकॉर्ड में कभी आया ही नहीं। दरअसल गांव वाले बताते हैं कि ये लड़की जो थी पिंकी, इसके पिता थे जिनका नाम था जीत सिंह। लगभग 1.5-2 साल पहले की बात है। सुबह सुबह ऐसी ही एक सुबह हुई थी। सारे लोग घर से अचानक से निकलते हैं, जीत सिंह को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। जाने के बाद लौट के आते हैं, अचानक से पता चलता है कि जीत सिंह की मौत हो गई। गांव वालों में से किसी ने ज़्यादा देखा नहीं, ज़्यादा किसी को जानकारी नहीं लगी। गुपचुप तरीके से जीत सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जीत सिंह की ना तो इतनी उम्र थी, ना ही कोई बीमारी थी, शरीर पे चोट के निशान भी थे, लेकिन इतना होने के बावजूद ना तो किसी ने कोई पुलिस कंप्लेन की, ना ही ये मामला ज़्यादा निकल के सामने आया, ना तो थाने तक ये बात गई। यानी एक परिवार जिसके किसी सदस्य का कत्ल हुआ, उसने पुलिस को इत्तला ही नहीं किया। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले देखते हैं तो देखने के बाद उन्हें भी बड़ा अजीब लगा कि ऐसा कैसे। पुलिस वालों ने फिर इस केस के बारे में परिवार वालों से पूछा कि आपके पिता का, आपके घर के आदमी का कत्ल हुआ तो आपने इत्तला क्यों नहीं किया। इस पे भी परिवार वाले कहते हैं कि साहब हमें नहीं करना था, हम किसी पचड़े में नहीं फंसना चाहते थे, इसलिए नहीं किया। अब ये चीज़ और ताजुब लगी। अब एक तरफ सॉल्व करने गए थे एक किस्सा, इधर दूसरा किस्सा निकल के सामने आ गया जिसका ना कोई रिपोर्ट है, ना कोई सबूत, ना कोई सुराग। 1 साल पहले एक आदमी अचानक से मरता है, मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार हो गया तो पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, तो रीज़न ऑफ डेथ ये भी नहीं पता चल सकता। बहरहाल पुलिस वालों ने कहा कि चलो पिता का जो मामला है उसको बाद में देखते हैं, पहले पिंकी वाले पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और फिर गांव वालों से पूछताछ हुई कि पिंकी कैसी लड़की थी, इसका किसी से अफेयर था, घर में कैसा माहौल था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो जब ये तमाम चीज़ें पता की गई, इधर पिंकी की कॉल डिटेल निकाली गई, तब जाके एक चीज़ और पता चली कि पिंकी किसी लड़के से जिसका नाम सुमित था उससे रिलेशन में थी। उसके बाद फिर सुमित के बारे में पता किया गया। तो जब सुमित के बारे में पता किया गया और उसकी लोकेशन खंगाली गई तो पता चला सुमित कहीं दूर नहीं, इसी घर के आसपास है। अब सुमित रहने वाला कन्नौज का, लोकेशन इसकी इसी घर के आसपास। अब यहीं से पुलिस वालों को सुमित पे भी डाउट हुआ। साथ ही गांव वालों ने भी बताया कि गुपचुप तरीके से सुमित मिलने भी रात में आता था, और ऐसा हो सकता है कि उस रात भी आया हो, और ये भी पॉसिबल है कि इस केस में सुमित का भी कुछ हाथ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जब तमाम लोगों ने सुमित के बारे में बोलना शुरू किया तो फिर पुलिस वालों को लगा कि परिवार वालों से तो कोई क्लू नहीं मिला, चले अब सुमित को ही उठाएं, उसी से पूछताछ करें। इसीलिए पुलिस वालों ने अब सुमित के बारे में पता किया और फिर अंत में सुमित को उठा लिया। उठाने के बाद इसको थाने लाते हैं, लाने के बाद इससे पूछताछ करते हैं। तो शुरुआती पूछताछ में सुमित जो था इधर की उधर, कभी कहता है कि मैं यहाँ नहीं था, वहाँ नहीं था, मेरी कोई गलती नहीं। लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस जब अपनी तबीयत वाले अंदाज को अपनाती है तो फिर अंत में सुमित टूटता भी है, और टूटने के बाद पूरी कहानी बताता है और कहता है कि हाँ साहब, मैंने ही मर्डर किया था। दरअसल सुमित इस लड़की के घर में यानी पिंकी के घर में 2 साल पहले एज ए किराएदार आया था। चूँकि सुमित रहने वाला कन्नौज का था, इसी नोएडा में उसकी जॉब लगी थी, तो जॉब लगने की वजह से इसको कहीं किराए के कमरे की आवश्यकता थी। बाहरी क्षेत्र में उस हिसाब से इसको कमरा मिल नहीं रहा था, इसीलिए फिर सुमित ने इस हबीबपुर गांव में किराए पे कमरा लेने की सोची। संयोग से 2 मंजिला मकान था, कमरा खाली था, तो पिंकी के घर वालों ने उसको कमरा दे दिया। पिंकी भी उसी घर में, सुमित भी उसी घर में। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गए। नज़दीकी धीरे धीरे आगे बढ़ी, दोनों में प्यार हो गया।
प्यार होने के बाद कोई बैरियर, कोई रोक टोक थी नहीं, दोनों एक ही घर में रहते थे। घर भी बड़ा था, तो जब चाहते तब गुपचुप तरीके से रात के अंधेरे में एक दूसरे से मिलते रहते, कभी छत पे, कभी कहीं और। लेकिन कहते हैं कि इश्क हो या मुस्क हो, छुपाए छुपता नहीं है। कुछ दिनों तक तो यह सिलसिला बहुत बढ़िया चला, लेकिन धीरे धीरे परिवार वालों को भी भनक लगने लगी कि रात में पिंकी अचानक से उठ के जा रही, फिर घर वाले उठ रहे हैं तो देख रहे हैं कि सुमित भी लौट रहा है। तो एक दिन जब घर वाले पकड़ लेते हैं दोनों को रंगे हाथ, तो रंगे हाथ पकड़ने के बाद फिर सुमित को घर से निकाल देते हैं। कह देते हैं कि अपना बोरिया बिस्तर लेके जाओ, आज से यहाँ नहीं रहना। लेकिन अब गांव में इस बारे में किसी को बता भी नहीं सकते थे, इसलिए सुमित फिर बगल के एक घर में किराए के मकान पर रहने लगा। उसके बाद भी इन दोनों के प्यार का सिलसिला बदस्तूर जारी ही रहा। पिता की मौत हो चुकी थी, ज़्यादा रोक टोक था नहीं। अब जब भी मौका पाता सुमित फिर रात के अंधेरे में घर में आता, आने के बाद मिलता, मिलने के बाद फिर एक दूसरे के साथ दोनों हसीन पल बिताते, उसके बाद फिर अलग अलग हो जाते सुबह। ये सिलसिला भी कई दिनों तक चला। लेकिन इसी बीच जब ये चीज़ें लगातार होने लगी, पिंकी के घर वाले भी अब थोड़ा सा परेशान होने लगे। ये भी लगा कि न पिंकी कहने में है न सुमित। तो फिर इन्होंने पिंकी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। पिंकी के बारे में अलग अलग जगहों पे बातें की। संजोग से एक रिश्ता मिल गया, लड़का भी अच्छा, सारी चीज़ें ठीक। पिंकी का रिश्ता तय हो गया। अब पिंकी की जब शादी पड़ी, वो भी दिसंबर महीने में, तो पिंकी तो मन मार के तैयार हो गई। लेकिन ये बात सुमित को राजी नहीं थी। सुमित लगातार अब परेशान पिंकी को कहने लगा कि तुम शादी क्यों कर रही हो, तुम मेरी हो। इसी बात को लेकर अक्सर रात को ये दोनों जब मिलते तो झगड़ा होता। और ऐसे ही पिछले संडे को जब सुमित आता है, ऐसे ही किसी बात को लेकर रात में झगड़ा होता है। होने के बाद वहीं पे एक ईंट पड़ी थी जो बेड के नीचे लगी थी। उसी ईंट से सुमित पिंकी को ताबड़तोड़ मारता है, और तब तक मारता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। अब ये तमाम थ्योरी पुलिस वालों के सामने सुमित सुना रहा, सारा इकबाल जुर्म कर रहा, सारी चीज़ें समझ में आ गई। लेकिन अभी भी दो सवाल ऐसे हैं जो उलझे हुए हैं। पहला, जब सुमित मार रहा था तो परिवार वालों के कानों कान खबर कैसे नहीं हुई? दूसरा, पिता की मौत कैसी हुई? और तीसरा, अगर इसका कत्ल हुआ, मान लीजिए पिता का नहीं हुआ, क्या हुआ था, वो तो काल के गर्भ में चला गया। लेकिन कहीं ना कहीं जब पिंकी का कत्ल हुआ, शरीर से बुरी तरह खून बह रहा था, तो परिवार वालों ने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं किया? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि परिवार वाले भी शामिल हों? अब ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अभी भी पुलिस वालों के जहन में कौंध रहे हैं। पुलिस वाले इन सवालों के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन बहुत कम चांस है कि इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे, क्योंकि एक कातिल उसने अपना इकबाल जुर्म कर लिया। पुलिस वाले अगर चाहेंगे तो थोड़ा सा मशक्कत करेंगे, नहीं तो चार्जशीट बना के सबमिट, बाकी मामला कोर्ट में चला जाएगा। उसके बाद जब कोर्ट सवाल करेगी कि ऐसा क्यों है, मोटिव क्यों है परिवार वाले, तब पुलिस पे दबाव पड़ेगा, तब ये जांच फिर से खुलेगी और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। लेकिन पिता का क्या हुआ, वो अब किसी के पास कोई जवाब नहीं। तो बड़ी अजीब सी ये कहानी थी। सुलझाने गए थे एक कत्ल का मामला, एक और कत्ल निकल के सामने आ गया, लेकिन ना उसकी कोई रिपोर्ट है, ना ही कोई और चीज़ें हैं, ना कोई सबूत, ना कोई गवाह। सारी चीज़ें आग में जल के स्वाहा हो गई। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि आप लोग मेरे दूसरे चैनल पे भी प्यार दीजिए, ज़रूर विजिट कीजिए। उस पर प्रयास तो यही है कि ना कोई ऐड आए, ना ही ज़्यादा वीडियो लंबी खींचे, सारी चीज़ें आपको शॉर्ट में दिख जाए। आपका प्यार मिलता रहा तो उसको भी आगे लेके जाऊँगा। इसको जैसे आपने सराहा है, 100 के होने वाले हैं, अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।